जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बारे में। मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से हैं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आप लोग कॉपी पेन वगैरह निकाल लें और लिखना शुरू करें। और कुछ अगर लगे तो आप थ्योरी वाले पोर्शन को सिर्फ देख सकते हैं ना, नोट्स वैसे भी आपके पास बने हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, स्टेट द टू किरचॉफ्स रूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स। आपको क्या बताना है यहाँ पे, किरचॉफ के लॉ बताने हैं, कितने, दोनों। और हाउ आर दीज रूल्स जस्टिफाइड, ये जस्टिफाई कैसे होते हैं वो बताना है, ठीक। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो फर्स्ट लॉ है हमारा किरचॉफ्स का, इसे बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम केसीएल बोलते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ। ये हमारा केवीएल और केसीएल दो लॉ पढ़ाए थे, ठीक है। एक केसीएल होता है और एक केवीएल होता है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन की बात करें, एट एनी जंक्शन सम ऑफ, किसी भी जंक्शन की अगर बात करें जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता भी है। तो एट एनी जंक्शन सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट is equal to sum of outgoing current, तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि किसी भी जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना जाएगा। कैसे लिख सकते हैं, मान लेता हूं मैं यहाँ पर ये पहला करंट आ रहा था, ये यहाँ पर दूसरा करंट, ऐसे करके मैं 3-4 करंट ले लेता हूं। ये रेजिस्टेंस है अलग अलग, एक ये दिखा देता हूं मैं ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जंक्शन हुआ, जहां पर दो से ज्यादा करंट यानी कि वायर्स जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं जंक्शन। यहाँ पे मान लेते हैं करंट क्या आ रहा है, I1, ये वाला करंट इधर ले लेते हैं, मानते हैं क्या I2, ये वाला करंट ऐसे ले लेते हैं, क्या लिया I3, इधर ये करंट जा रहा है कितना I4, ये भी करंट जा रहा है कितना I5। तो अगर हम बात करें इस जंक्शन की तो ये इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है। तो इनकमिंग करंट कौन से हो, 1 2 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग कौन कौन सा है, एक I4 एक I5, बाहर जा रहे हैं तो ये आउटगोइंग हो गए, I4 और I5 ये कैसे हो गए, आउटगोइंग हो गए, दोनों बाहर जा रहे हैं। तो हमने ऐसे लिख दिया, या हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, समिशन ऑफ I इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट एट एनी जंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। अच्छा, ये जो रहता है हमारा केसीएल, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, कौन सा, केसीएल। इन्होंने पूछा था हाउ आर दीज रूल्स जस्टिफाइड, कैसे जस्टिफाई होंगे, तो ये जस्टिफिकेशन है इसका, ठीक है। ये जो हमने बनाया ना, ये जस्टिफिकेशन, ये इसका स्टेटमेंट है, क्लियर। आते हैं सेकंड लॉ पे, जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या केवीएल। सेकंड हमारा क्या है, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसे हम लोग बोल देते हैं मेश रूल। क्या बोल देते हैं, मेश रूल, मेश रूल। ये क्लोज पाथ के लिए होता है, यानी कि किसी भी क्लोज सर्किट के लिए रहता है, केवीएल हमेशा क्लोज पाथ में लगेगा, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज का लॉ है, तो ये क्या बताता है, वोल्टेज लॉ, तो ये बताता है एट, ऐसे लिखे यहां से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात कर रहे हैं ना, तो इसे लिखेंगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप across a closed loop, across a closed loop is equal to the sum of, क्या लिखा था, algebraic sum of the total potential drop across a closed loop is constant लिख लो, क्योंकि इसको समीशन ऑफ v से हम सॉल्व करेंगे। ये क्या लिख लो, is constant, क्योंकि इसके दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं ना, तो मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल रहा हूं समीशन ऑफ v इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे,
अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समीशन ऑफ ई यानी कि टोटल बैटरी वोल्टेज इक्वल टू समीशन ऑफ आई आर यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी है समीशन ऑफ ई, मतलब ये ईएमएफ है, जितनी भी बैटरी लगी होंगी उनका जो वोल्टेज होगा उसे बोलेंगे ईएमएफ। तो जितनी बैटरी लगी सबका वोल्टेज यानी कि ईएमएफ ऐड कर लो, इक्वल करो जितने भी रेजिस्टेंस है उसमें जो पोटेंशियल जाएगा उन सबके सम के बराबर होगा। जस्टिफाई करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नेटवर्क बना लेता हूँ। ये मैंने क्या करा, एक नेटवर्क बना लिया, सबसे सिंपल नेटवर्क बनाएंगे, है ना। तो ये मैंने एक सेल ले लिया, एक यहाँ पर भी सेल ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस लगा दिया एक्सटर्नल, ऐसा। ये हमारे पास 2 सेल हैं और 3 रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं पहले सेल का ईएमएफ कितना E1, सेकंड सेल का ईएमएफ कितना E2, और ये पहला वाला रेजिस्टेंस R1, सेकंड R2 और थर्ड हमने ले लिया R3। ठीक है, सबसे पहले करंट के बारे में बात करते हैं। ये वाला सेल है, सेल से जो करंट निकलता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। तो इससे जो करंट चलेगा कैसे है, प्लस से माइनस, मतलब करंट इसमें I1 है, ऐसे चलेगा। ठीक है, इसमें अगर करंट देखें तो किधर जाएगा, ऐसे I2। अच्छा, ये कैसा इनकमिंग करंट है, ये भी कैसा इनकमिंग करंट है। तो ये हमारा हो गया जंक्शन, तो ये इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये क्या, आउटगोइंग। तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, वो जाएगा दोनों का सम, तो ये लिख लेंगे I1 प्लस I2। देखो ये हमारा क्या है, जंक्शन है। जंक्शन में क्या होती है, 3 चीजें रहेंगी, एक पहली ब्रांच आ रही है, दूसरी ब्रांच ये और तीसरी ब्रांच ये। तो ये इनकमिंग हो गया, ये इनकमिंग हो गया और ये आउटगोइंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, साइन बनाते हैं। क्या बनाए, साइन, प्लस माइनस वाले। तो बड़ा वाला टर्मिनल बैटरी का प्लस रहता है, छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। अच्छा, ध्यान रखेंगे जब किसी भी रेजिस्टेंस में जब करंट एंटर करता है तो जो एंटर करेगा वो हम साइन लेंगे प्लस, और लीव करेगा वो साइन लेंगे माइनस, है ना। ये रूल है। वैसे इसका अपोजिट भी लिया जा सकता है, बट अपन ज्यादा सिंपल ये रहता है ना, इसलिए हम ये लेंगे। इसमें करंट ऐसे एंटर कर रहा है, तो जब एंटर करेगा तो कैसा, करंट का साइन प्लस, और जब लीव करेगा तो माइनस। ठीक है, जब करंट एंटर करेगा किसी रेजिस्टेंस में तो साइन प्लस, जब लीव करेगा तो माइनस। इसमें करंट कैसे एंटर करेगा, ऐसे जाएगा, तो एंटर करेगा तो ये प्लस और ये माइनस। ये साइन वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ लगाएंगे केवीएल। किस में लगाएं, लूप का नाम दे देते हैं, इसका नाम देता हूं A, B, C, D, E और F। इसमें हमारे पास 3 लूप हैं। कितने लूप हैं, 3 लूप, मतलब क्लोज पाथ। क्या, एक ये क्लोज पाथ बन रहा पहला वाला, एक ये वाला क्लोज पाथ बन रहा दूसरा वाला, और एक ये बाहर वाला बड़ा वाला, यानी कि 3 लूप बन सकते हैं। तो मैं बात करूंगा पहले इस लूप में, यहां लिख लेते हैं अप्लाई केवीएल इन लूप। किस में लगाएं, A, फिर B, फिर E, फिर F और फिर A। यहां पे हम लगाएंगे, ये वाले में क्या लगाएंगे, केवीएल। कैसे, यहां से ऐसे। डायरेक्शन जो लेना है, मैं डायरेक्शन कैसे भी आप ले सकते हो, मैं ऐसे ले रहा हूं डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, तो अब कैसे आप शुरू करना है, चाहे यहां से शुरू करो, चाहे यहां से, कहीं से भी करो। यहां पहले ये चीज देखो कि कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 चीजें आएंगी। कितनी आएंगी, 4 चीजें। तो अब चाहो तो इससे डायरेक्ट करो, और या तो हम डायरेक्ट समीशन ऑफ v इक्वल टू 0 से करेंगे। चले कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे, फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। भाई लूप का डायरेक्शन तो यही है ना, तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं सेल से। तो लीविंग साइन लिया जाता है, तो लीविंग साइन क्या है इसका, प्लस, तो मैंने लगा दिया प्लस। इसका कितना वोल्टेज है, तो इसका वोल्टेज है E1, तो मैंने इसका वोल्टेज लिख दिया E1। याद रखें वोल्टेज लॉ है तो सिर्फ वोल्टेज ही आएगा, जहां पर भी होगा वोल्टेज होगा। तो इसका वोल्टेज कितना हुआ, E1। अब इधर आ जाओ, कुछ भी नहीं है, यहां पर भी डिवाइस कोई नहीं है, यहां पे जाओ, तो ऐसे जाएंगे तो लीविंग साइन कैसा है, माइनस, तो माइनस लगा दो। यहाँ का वोल्टेज कितना है, E2, तो मैंने लिख दिया E2, ये भी हो गया। अब इधर जाएंगे तो आगे जाएंगे तो लिविंग साइन कैसा है, प्लस, तो प्लस लगा लिया। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, तो इसका वोल्टेज होगा I इंटू आर। भाई किसी रेजिस्टेंस में अगर वोल्टेज निकालना है तो कैसे लिखेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो I कितना है इस वाली ब्रांच में, इस ब्रांच में I की वैल्यू है I2, और रेजिस्टेंस कितना R2, यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज आया I इंटू आर, तो I2 इंटू R2। ठीक है, अब इधर आ गए, कुछ भी नहीं था, यहाँ पर भी कुछ नहीं, इधर आ जाओ। जैसे जाएंगे तो लिविंग साइन कैसा आएगा, माइनस, माइनस लगा दो। अब यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, I इंटू आर, तो इस वाली ब्रांच में करंट कितना है, I1, तो I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना R1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। सिर्फ इतनी इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। अब सेकंड वाले लूप में आ जाते हैं, इसमें लूप में केवीएल अप्लाई करो। तो अप्लाई केवीएल इन लूप
क्या नाम है, बी, फिर सी, बी सी डी, फिर ई और फिर बी, ऐसे। ठीक है, अब इसमें शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हम ऐसे चल रहे हैं लूप में, ये लूप है, ध्यान, ये पहला वाला लूप था, ये दूसरा वाला लूप है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब ऐसे चलेंगे तो साइन लीविंग वाला कैसा है, प्लस, तो प्लस का कितना वोल्ट आएगा, ई कौन सा है, E2, इसका वोल्टेज कितना, E2। अब इधर आ जाओ, कुछ भी नहीं, इधर आ जाओ, कुछ भी नहीं, ये डिवाइस है, तो इधर जैसे जाएंगे तो लीविंग साइन कैसा है, माइनस। यहाँ का वोल्टेज कितना है, तो जहाँ रजिस्टेंस दिखे वहाँ I इंटू आर करना है। तो इस वाली ब्रांच में करंट कितना है, इस ब्रांच में करंट ये है, कितना है, I1 प्लस I2, ये हुआ करंट, और रेजिस्टेंस कितना, R3, तो I इंटू आर वोल्टेज होता है। ये भी हो गया, इधर आ जाओ, कुछ भी नहीं, यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं, इधर आ जाओ, लिविंग साइन कैसा है, माइनस। यहाँ का वोल्टेज कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है इस ब्रांच में, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R2 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड, ये हमारा हो गया जस्टिफिकेशन, यानी कि सम्मिस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, समीशन ऑफ ई इक्वल टू समीशन ऑफ आई आर। भाई ई को रोको, इन दोनों को उधर भेज दो, तो समीशन ऑफ ई यानी कि ई इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। यहाँ पर भी वही हो रहा, ये हुआ समीशन ऑफ ई। भाई बैटरी अपोजिट, बैटरी का प्लस वाला प्लस से कनेक्ट है, इसलिए माइनस हो रहे हैं दोनों। जब हम सेल लगाते हैं तो टॉर्च देखा होगा, टॉर्च में जब सेल डालते हैं तो पहला प्लस माइनस, फिर अगला वाला, ये माइनस वाला प्लस से कनेक्ट होता है, ध्यान रखना, प्लस और माइनस कनेक्ट होते हैं, प्लस प्लस नहीं होते ना, माइनस माइनस होते हैं। तो ये हमारी बैटरी गलत लगी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये वाला तो इससे कनेक्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये E1 माइनस E2 हो रहा है, इसलिए EMF क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू, इनको उधर भेज दो, तो समीशन ऑफ ई इक्वल टू समीशन ऑफ आई आर होता। या तो डायरेक्ट आप ऐसे लगाओ, सबसे बढ़िया। ये नियम समझ आया, ऐसे करके एक दो सर्किट में आप अप्लाई कर लेना केवीएल। तो ये हमारा केवीएल कंप्लीट हो गया। अच्छा, कभी ये ध्यान रखना, ये पूछे कि किस लॉ को फॉलो करता है, तो इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसको, एनर्जी। एनर्जी क्यों, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, एक तरह से वर्क डन होता है, वर्क डन मतलब एनर्जी, ठीक है। तो इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सेल का क्वेश्चन है ना, लिखा है अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R। एक सेल है जो कि ऐसा कनेक्ट है, ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r है, सेल का EMF E है, और इसको कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से, ऐसा ये कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे करंट जा रहा होगा I, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, मान लेते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज है V, कितना है V, ऐसा, ठीक है। अब क्या बोला है, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज V वर्सेस R। V और R में आपको ग्राफ बनाना है, V और R में, V कैपिटल R, ठीक है, ध्यान रखेंगे, V वर्सेस कैपिटल R है। कैसे ग्राफ बनेगा वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें एक नियम पता है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अब I को क्या लिखेंगे, करंट। अच्छा, इस सर्किट में करंट की अगर बात करें तो करंट कितना होता, तो करंट इसमें होता टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज में है ना, कैसे है, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है, R प्लस R। ये आता हमारा करंट की वैल्यू, R को हम R लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। एक काम करो, यहाँ पे R से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाता हमारा E अपॉन, अगर R से मैं डिवाइड करता यहाँ पर तो क्या बचता, 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। बोलो, यही आता, लिख सकते थे ऐसा। अगर R से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो यही बचता, 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल, ये भी R कैंसिल हो जाता, डिवाइड तो इसमें भी होता, तो ये बच जाता। अब इस यहाँ से हम वैल्यू सॉल्व करेंगे, फिर ग्राफ बनेगा। तो पहली वैल्यू है, इफ कैपिटल R को मैं ले लेता हूँ 0, कैपिटल R में ग्राफ प्लॉट करना था ना, V और R में, तो V है, कैपिटल R को मैंने ले लिया 0। अगर कैपिटल R 0 होगा तो R अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट से अगर किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या आती है, 0, तो वोल्टेज क्या होगा, 0। देखो, मैंने R की जगह कितना रखा, 0, R अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 1 ऐड करोगे क्या आएगा, इनफाइनाइट। अब किसी को भी अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। दूसरा, मैंने कैपिटल R को ले लिया स्मॉल r, अगर स्मॉल r लिखते तो V कितना आता, तो यहाँ स्मॉल r कैपिटल R दोनों बराबर है, तो ये 1 हो जाता, 1 और 1 2, यानी कि V की वैल्यू क्या आती, E अपॉन में 2 आती। तीसरी वैल्यू, कैपिटल R को मैंने ले लिया इन्फिनिटी, मैं देखो 0 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जा रहा हूँ, तो जैसे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये R अपॉन इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ, 0, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, मतलब V को क्या लिख सकते हैं, E के बराबर। बोलो, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये मैंने ले लेता हूँ इधर V और इधर ले लेता हूँ R, तो ये हो गया कैपिटल R, ये हो गया हमारा V, ठीक है। जब R 0 है तो V 0 है, मतलब इसकी बात कर रहा,
फिर दूसरा ये वाला तीसरा पॉइंट देखो, आर जब इनफाइनाइट है तो वी क्या है, ई के बराबर। आर को इनफाइनाइट करने का मतलब हुआ आर हमारा कैसे जाएगा, पैरेलल। आर कैसा जाएगा, पैरेलल। इनफाइनाइट करना था ना आर को, तो भाई आर इनफाइनाइट करना मतलब कैसे जाएगा, पैरेलल। उस समय वी ई के बराबर, मतलब यहां पर जो वोल्टेज होगा इसके सामने वो होगा वी इक्वल टू ई। दूसरा है स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर है तो वी ई बाई टू हो जाता है, मतलब ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जा रहा होगा। कैसे जा रहा होगा, ऐसे, मतलब ग्राफ ऐसे करके यूं जाएगा। ये वी आर और स्मॉल आर दोनों बराबर, उसमें वी इक्वल टू ई बाई टू है तो ये आधा बना लो ऐसा। इस समय जो यहाँ रजिस्टेंस है वो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, इक्वल। और यहाँ पे उस समय वोल्टेज कितना है, वी को लिख सकते हो ई बाय टू। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला ग्राफ, वी वर्सेस कैपिटल आर। कैसे बताना था मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, कभी एक्सप्लेनेशन मांगे तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देना है। दूसरा क्या बोला है, वी वर्सेस कैपिटल आई। वी और आई में ग्राफ बनाना है तो इसके लिए बना लेते हैं, है ना, वी वर्सेस। अच्छा, स्पेस नहीं है, एक पेज की कमी हो गई, तो एक काम करते हैं, थोड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि नोट्स देने पड़ेंगे ना आपको। क्या किया जाए, अगला वाला क्वेश्चन, पीछे वाले स्लाइड में जाएं क्या, और इरेज भी नहीं कर सकते, क्या करें अभी, यहाँ साइड में देखिए क्या, ये वाले को रफ कर, मैं डायरेक्ट ग्राफ बना देता हूँ फिर, है ना, क्योंकि स्पेस नहीं है अपने पास और फिर वो नोट्स देने पड़ेंगे ना, पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं बना देता हूँ सेकंड, डायरेक्ट बना देता हूँ अभी, है ना, तो ये सेकंड वाला बना लेते हैं। तो V वर्सेस I, ये बना लिया V और ये बना लिया I, ये वाला हो गया V, ये वाला हो गया I। इसमें जो ग्राफ बनेगा ना तो कुछ ऐसा नेगेटिव स्लोप बनेगा, है ना, कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर जो हमारा स्लोप है वो नेगेटिव रहेगा, माइनस ऑफ I के बराबर आई थिंक रहेगा। तो ये आपको एक सिंपल सा लिख लेना, नेगेटिव स्लोप बनेगा V और I के बीच में। एक्चुअल में इसके लिए भी हम लोग सॉल्व करते कुछ इसी तरीके से, बट अभी फिलहाल तो ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है और नोट्स देने रहेंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अभी प्लॉट करो क्योंकि इसमें ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन मांगा नहीं है। आप डायरेक्ट अगर ये बनाओगे और ये बनाओगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लिखा है ड्रॉ द प्लॉट्स ऑफ द वोल्टेज V वर्सेस R, मतलब आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है। तो आप ये दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वायर एंड राइट इट्स यूनिट। इंपॉर्टेंट है अभी, तो पहले कंडक्टिविटी का डेफिनेशन लिखो। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां लिख सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। फॉर्मूला लिखना है तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। अब यूनिट की अगर बात कर रहा तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है उसको उल्टा कर दो। तो 1 अगर देखें तो ये आता ओम इंटू मीटर, यही आता। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और करके 1/ओम को हम लिखते हैं साइमन, और मीटर अपॉन में इसको लिखा है, यानी कि हम ये वाली यूनिट लिखेंगे साइमन पर मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई एक एक नंबर में कई बार पूछा गया है। दूसरा क्या बोला है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ अ वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी, नंबर और डेंसिटी होना चाहिए, एंड रिलैक्सेशन टाइम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ये देखें, हमें लाना क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी लाने से पहले अगर रजिस्टिविटी हमें पता चल जाए, क्या पता चल जाए, रजिस्टिविटी, तो हम इसको बता सकते हैं। तो रजिस्टिविटी कैसे लाई जाए, तो देखो सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले पता है। क्या पता है, तो वी नो दैट, हमें क्या पता है, तो यहां हम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक करंट डेंसिटी जे होता है NEVD, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। करंट डेंसिटी क्या होता है, NEVD। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे, किसकी रखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है EE टाउ बाय m। क्या होता है, EE टाउ बाय m, ये होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यानी कि ये आ गया J इक्वल टू NE² कैपिटल E टाउ अपॉन में m। ठीक है, अच्छा एक और चीज, J को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा E। क्या लिखते हैं J को, सिग्मा E। J इक्वल टू सिग्मा E होता है ना, और इसको लिख दिया NE² E टाउ बाय m। यहां से E से E कैंसिल, ये आ गया हमारा कंडक्टिविटी का रिलेशन NE²
टाउ बाय एम। ठीक है, जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं वो साइड में आप मेंशन कर सकते हैं। वेयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा ई टाउ बाय एम। याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में हम माइनस भी लेते हैं। माइनस कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का साइन हम माइनस में लेना चाहें, बाकी अगर नहीं लेना है तो भी चलेगा। तो हम अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस सिग्मा प्लस ई हो जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड में। और यहाँ हमने लिखा है एक जगह फॉर्मूला J इक्वल टू सिग्मा ई। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा सिग्मा इक्वल टू दिस वन। इसके बाद एक और पार्ट इसका दिया हुआ था। सेकेंड पार्ट क्या दिया था? हेंस ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन लाना है। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन तो आ गया था, आई थिंक ये लिखा हुआ है। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन तो यही आ गया था। तो यहां लिख लेना ऐसे, वी नो दैट J इक्वल टू सिग्मा ई। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या डायरेक्ट है यहाँ पर? वैसे हम डायरेक्ट ना लिखें, हेंस ऑब्टेन लिखा था। ऑब्टेन लिखा है मतलब इसको हमें लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करो, सेकेंड पार्ट जो इसका है यहां से ऐसे सॉल्व करो। कैसे? V इक्वल टू आई आर होता है, तो मैं R को V अपॉन आई लिख सकता हूं। R को क्या लिख सकता हूं? V अपॉन आई। यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो बन जाएगा। हमें लाना क्या है? ठीक है, एक काम करो ना, V इक्वल टू आई आर लिखो। V इक्वल टू क्या लिखो? I इंटू आर। ठीक है, V को क्या लिखा? I इंटू आर। अब I को I लिखा, R को हम लिख सकते हैं रो L बाय ए। क्या लिख सकते हैं? रो L बाय ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, I अपॉन ए आ रहा, करंट अपॉन एरिया, इसको लिखते हैं करंट अपॉन एरिया को J लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सरफेस करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया। रो को रो लिखा रहने दो और L को L लिखा रहने दो। ठीक है, V को लिख सकते हैं E इक्वल टू V बाई डी होता है, तो V को क्या लिख सकते हैं? E इंटू लेंथ लिखा जा सकता है। और ये है J सिग्मा रो इंटू L। L से L कैंसिल, तो J को J लिखो, इसको भेज दो नीचे, तो J इक्वल टू क्या आएगा? E अपॉन में रो, यही आएगा। और 1 अपॉन रो को सिग्मा बोलते हैं, तो सिग्मा E की जगह E आ गया, तो हमारा ये आ गया J इक्वल टू सिग्मा ई। इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं ना। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो है वो यही है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर देखें तो यहाँ वेक्टर लगा सकते हो इसमें और इसमें। तो ये हमारा हो गया दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एक बार मैं स्क्रीन देख लेता हूं, सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, एंड प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर मेटेलिक कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। मतलब मेटल का पहले कंडक्टर के लिए बताना है, फिर सेमीकंडक्टर के लिए। तो पहले रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन देख लो। तो रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है किसकी? मटेरियल की, जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the flow of current, जो करंट के फ्लो का अपोज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। मटेरियल है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता ना तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। दोनों में अंतर है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो पहले बात करते हैं फॉर कंडक्टर। पहले क्या करेंगे? कंडक्टर के लिए देखेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए हमें पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये आपको कंडक्टर के लिए पता है। तो अगर पता है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हम बना सकते हैं। ये टेम्परेचर होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा? कुछ ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग। कैसा? इंक्रीज करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा कुछ समय के बाद। सेकेंड आता है फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि ये इन्वर्सली रहता है, मतलब रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा? ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी वाला टर्म। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये हमारा कैसे बनेगा? डिक्रीजिंग, कुछ इस टाइप से। ये हुआ हमारा सेमीकंडक्टर के लिए, ये हुआ हमारा कंडक्टर के लिए। एक चीज ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का भी ये सेम बनता है। कैसा बनता है? सेम। इलेक्ट्रोलाइट का भी ऐसे ही रहेगा,
इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी ये तीनों मतलब सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट तीनों का ऐसे ही ग्राफ बनेगा। और ये कंडक्टर के लिए बनेगा। एलॉय के लिए जो बनता है ना, ऐसे करके सीधी लाइन बन जाती है, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा ऐसे हल्का सा स्ट्रेट ऐसा एक एंगल पे स्लोप दे देना। रेजिस्टिविटी एलॉय की सबसे ज्यादा होती है इसलिए, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई and internal resistance small r gives a current of 0.5 ampere with an external resistor of 12 ohm। पहला पार्ट ये है ना, मतलब एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और उसका ईएमएफ ई है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है किससे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम का लगाया है और करंट उस समय 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा। सबसे पहले हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखो हमें पता क्या है, E इक्वल टू होता है आई ब्रैकेट ऑफ आर प्लस आर, ये आपने पढ़ी है इक्वेशन ऑफ सेल। अब इसमें अगर पहले केस की बात करेंगे, इन फर्स्ट केस अगर पहले केस की बात करें तो ईएमएफ तो हमें पता है नहीं, करंट बताया है कितना है 0.5 कैपिटल आर कितना है 12 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोला है एंड अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। सेकेंड केस की बात करें अगर, इन सेकेंड केस, दूसरे केस में क्या है, बोला है कि करंट कितना 0.25 हो जाता है जब रेजिस्टेंस 25 ओम हो जाए। मतलब पहले 12 ओम था, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाया करंट हमारा कम हो जाएगा। भाई पहले 0.5 था 0.25 हुआ, मतलब सेकेंड केस में लिख सकते हैं 0.25 करंट, रेजिस्टेंस हो गया 25 प्लस आर। यही हुआ। दोनों इक्वेशन हम इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 2 के बराबर कर दो। जैसे बराबर करेंगे क्या है कि 0.5 ब्रैकेट ऑफ 12 प्लस आर इक्वल टू 0.25 और ब्रैकेट ऑफ 25 प्लस आर, यही आएगा, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, 0.25 से अगर इसको कट करें तो कितना बचता? 2 बचता, बराबर है। 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? 24 प्लस 2r इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? 25 प्लस आर। एक काम करो, 24 को इधर भेजो, आर को इधर ले आओ, तो ये हो गया 2r माइनस आर इक्वल टू 24 उधर गया यानी कि 25 माइनस 24। तो आर की वैल्यू आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया? 1 ओम। और इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे भी ज्यादा नहीं रहता है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल आर की वैल्यू। आते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट, इन्होंने क्या पूछा है? ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ लाना है तो स्मॉल आर की वैल्यू कहीं पर भी रख दो, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिया हमने, लिखा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखे तो ई इक्वल टू क्या था? 0.5 था और ये था 12 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है? 1, यही है ना। तो ई को ई लिखा, ये 0.5 और ये कितना हो गया? 13। 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 13 का आधा कितना हुआ? 6.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ईएमएफ सेल का। इंपॉर्टेंट पैटर्न है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन पैरेलल। उनको कैसे लगा रखा? पैरेलल में लगा रखा है। अच्छा ईएमएफ अलग अलग है, ध्यान रखना है ना। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, बाकी इंपॉर्टेंट बहुत है। ये हमने ले लिया एक सेल, इसका ईएमएफ कितना है? E1, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1। और ऐसे मैंने एक और सेल ले लिया, इसका ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R2। ऐसा, ये इसका ईएमएफ हो गया E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना था, मैंने ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो इससे जो करंट का अगर मैं टर्म देखूं तो करंट इससे कितना आ रहा है? I1, इससे कितना? I2, तो I के बराबर होगा। ये ऐसे भाई, इससे करंट कितना है? I1, इससे करंट कितना? I2। मान लेते हैं इससे करंट I1 आ रहा है, इससे I2, तो मिल के कहाँ जाएगा? इधर, तो ये बचेगा I। मतलब एक चीज क्लियर है, करंट की वैल्यू जो आएगी, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ना, करंट की वैल्यू क्या आएगी? I1 प्लस I2 के बराबर। अब थोड़ा सा हमें इक्वेशन पे ध्यान देना है। कैसे? देखो सेल पे हमने जो इक्वेशन पढ़ी है वो आती है E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। मैंने भी थोड़ी देर पहले इसी को लिखा था, ऐसे लिखा था, E इक्वल टू आई ब्रैकेट ऑफ आर प्लस आर। पिछले वाला जो अभी क्वेश्चन करा है न्यूमेरिकल, ये इसमें यही इक्वेशन ली थी, E इक्वल टू आई आर प्लस आर, बराबर है। तो मैं वही इक्वेशन यहाँ यूज करूंगा। ये ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आई आर का मल्टीप्लाई करो तो आई इंटू कैपिटल आर
अब प्लस आई इंटू छोटा आर होगा। तो इसको ऐसे लिखो, ई इक्वल टू आई आर को मैं वी लिख सकता हूं, अब प्लस आई आर, ऐसा आएगा। मैं यहां से एक्चुअल में करंट की वैल्यू सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो करंट की वैल्यू जो आएगी वो ये आने वाली है, ई माइनस वी अपॉन में स्मॉल आर। इसको हम आई के बराबर लिख सकते हैं। हमें डायरेक्ट इक्वेशन ये यूज करनी यहां पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो टोटल करंट को मैं लिख सकता हूं, टोटल करंट को क्या लिखेंगे, ई माइनस ऑफ वी अपॉन, एक काम करें पहले I1 और I2 की वैल्यू लिखें, फिर यहां पुट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां लिख देते हैं वी नो दैट I1 इक्वल टू, I1 की बात करेंगे तो क्या आएगा, E1 माइनस वी अपॉन R1, बोलो यही आएगा। क्या लिखा मैंने, I को क्या लिखा, E माइनस वी बाय आर, तो E की जगह E1 हो गया, R की जगह R1 हो गया, V की जगह V1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा तो V को हम V लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला। ऐसे ही अगर करंट की बात करें I2 की, तो क्या था, E2 माइनस वी बाय आर, बराबर है। तो ये करंट आ गया, ये उठा के रख दो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन इक्वेशन 1 पे रख दिया मैंने। क्या आता हमारे पास, तो I इक्वल टू वैल्यू आ गई E1 माइनस वी बाय R1 प्लस E2 माइनस वी बाय R2, ये आएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। एक काम करो, R1 R1 अलग कर लो, तो E1 बाय R1 लिख दिया, फिर इसको लिख दो प्लस का E2 बाय R2, ये लिख दो माइनस का V बाय R1, और ये हो गया माइनस का V बाय R2, अलग अलग लिख लिया ऐसे, ठीक है। चलो ये वाला स्पेस इसको अलग ही लिख लेते हैं ना, ये लिख देते हैं रफ वर्क, ठीक है। इसके लिए हमने रफ वर्क करा है, ये बताने के लिए, है ना, कैसे आता है। फिलहाल तो ये आ गया करंट के बराबर। अब इसी को सॉल्व करना है, V कॉमन कर लेते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख ला, I को I लिखा, ये लिखा मैंने E1 बाय R1, यही है ना, E1 बाय R1, E1 बाय R1, ठीक है। और ये हो गया प्लस का E2 बाय R2 माइनस V कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा 1 बाई R1 और प्लस 1 बाई R2। मैंने क्या करा, इसमें से दोनों में से V मैंने कॉमन कर लिया, V कॉमन किया तो 1 बाई R1 बचा और यहाँ 1 बाई R2 बचा। अच्छा, माइनस के साथ कॉमन किया इसलिए बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ऐसे। अब क्या करो, बड़ा लफड़ा है भाई, इसको इधर, एक काम करो, इसको इधर ले आओ, I को इधर, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन में इधर लेके जा रहा हूं। तो ये V ब्रैकेट ऑफ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को इधर ले आए, इसको लिख दो पहले E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और ये I इधर चला गया तो माइनस का I हो गया, ठीक है। देखो ये तरीका यही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ना। तो आप ये नहीं सोचना इग्नोर मार दें, V को V लिखा, इसमें एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, R1 R2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, R1 प्लस R2, ऐसा लिखा जा सकता है, इक्वल टू, इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, एक काम करें इसमें भी एलसीएम ले ले, तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 इंटू R2 और माइनस I, बराबर है। अब क्या करो, इस वाले पूरे पोर्शन को यहाँ डिवाइड कर दो, तो V को V लिखो, इसको इधर भेजो पूरे को, तो ये आ गया E1 R1 प्लस E1 R2 आएगा, E1 R2 है ना, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में है R1 R2। ये था, जैसे ये आए नीचे आया तो ये कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, पूरा का पूरा पोर्शन नीचे, तो R1 प्लस R2 और ये क्या है R1 R2, इसको नीचे भेज दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये अगर डिवाइड होगा तो I में भी डिवाइड होगा, तो माइनस ऑफ I अपॉन में R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, ऐसा आएगा। ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बस सॉल्व हो गया ना। V को V लिखा, इसको लिख लेते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय क्या बचेगा, R1 प्लस R2 माइनस ऑफ यहाँ क्या बचेगा I, और ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, तो ये बचेगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर A ले लो, क्या ले लो, इक्वेशन A। एक चीज देखो यहां पर, जब मैंने इसको कंबाइन करा है तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, तो यहां लिख सकते हैं इफ टोटल EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन इज ई इक्विवेलेंट, देन मैं इक्वेशन ऐसे नहीं लिख सकता v इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई इंटू आर। यहां देखो इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू ई माइनस आई आर, v इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, ये इक्वेशन होती है। देखो यहां लिखा है v इक्वल टू, मैंने लिखा ना v इक्वल टू ई माइनस आई आर, v को रोको आई आर को इधर ले आओ, ठीक है। तो मैंने ऐसी इक्वेशन लिख दी। a और b को कंपेयर कर दो, लिख दो कंपेयर इक्वेशन a एंड b, कंपेयर इक्वेशन a एंड b। जैसे a और b को हमने कंपेयर करा, हमारे पास आंसर आ गया। क्या आया, e की जगह आ गया, e इक्विवेलेंट की जगह क्या आ गया, तो e इक्विवेलेंट की जगह ये आ गया, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये आ गया। और R इक्विवेलेंट की जगह क्या आया, तो R इक्विवेलेंट की जगह आया ये वाला टर्म्स, R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गए दोनों आंसर, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ भी आ गया। टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी 1 नंबर का पूछा जा सकता है। 2 सेल के ईएमएफ अलग अलग दे देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग देगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से पूछ लेगा, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, समझना सिर्फ इक्वेशन है। इक्वेशन अगर समझ आ गई तो आप सॉल्व कर लोगे। हमें क्या ले, v इक्वल टू ई माइनस आई आर लाना था, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, है ना, आप लोग आराम से उसमें से सॉल्यूशन देख लेना, है ना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, जैसा भी सही लगे। क्वेश्चन लिखा है, 2 मेटेलिक रॉड्स ईच ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2 है ना, A1 1 इधर आ गया है, A1 एंड A2 हैविंग रेजिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ डीसी बैटरी, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, लेंथ दोनों का सेम है, एरिया अलग अलग है ना, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। एक बात बताओ, 2 वायर हैं, दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1 ही होता है। अब एक काम करो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, तो इसको लिख सकते हैं रो टोटल, रो L बाय ए, एरिया, टोटल एरिया मैंने ए ले लिया, बराबर है, टोटल एरिया क्या ले लिया, ए, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू R1 को क्या लिखेंगे, तो 1 अपॉन रो 1 L बाय एरिया, इसका एरिया क्या था A1, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रो को रो लिख दिया, L को L लिखा, एरिया क्या होगा A2। भाई एरिया अलग अलग है ना, लेंथ सेम है, यही आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा हो जाता, A1 ऊपर चला जाता, तो ये बचता A1 अपॉन में रो 1 L प्लस A2 अपॉन में रो L रो 2 इंटू L, यही आता, ठीक है। इसमें अगर देखें तो एरिया ऊपर आ जाता, एरिया क्या आता, इसको इक्विवेलेंट लिख लो, है ना, लिखना है तो टोटल एरिया है, तो ये एरिया ऊपर आया, तो ये होता है ए टोटल एरिया अपॉन में रो टोटल इंटू एल, इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा, एल को कॉमन कर लें तो बचेगा ए अपॉन में रो 1 प्लस A2 अपॉन में रो 2, एल हमने कॉमन कर लिया, तो ये आ गया 1/L। ये वाले एल से ये वाला एल कैंसिल हो गया। हमें लाना क्या था, हमें लाना था एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू लानी थी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करें, पहले इसको ऐसे लिखा रहने दो, टोटल एरिया अपॉन में टोटल रेजिस्टिविटी इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर एलसीएम ले लें, तो ये आ जाता हमारा A1 रो 2 प्लस A2 रो 1 अपॉन में रो 1 इंटू रो 2, यही आता। हमें लाना क्या था, इसकी वैल्यू लानी थी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस आंसर आ गया। तो रो इक्विवेलेंट कितना आता, रो इक्विवेलेंट इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो 1 रो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता, क्या होता है, रो 1 रो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड किससे होगा, डिवाइड होगा A2 रो 2 A1 रो 2 प्लस A2 रो 1 इंटू मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, A1 A2 से ना, ए इक्विवेलेंट से, बराबर है, ए इक्विवेलेंट। चेक कर लो एक बार, रो की वैल्यू ला रहे थे तो रो इसका मल्टीप्लाई, रो 1 रो 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और ये डिवाइड होगा,
बिल्कुल सही है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एरिया का कोई टर्म्स नया तो नहीं दिया है, एरिया A1 A2 है ना, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही साठ। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला, एक मिनट, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? द नंबर डेंसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 3 कंडक्टर्स एक्स वाई जेड आर इन द रेशियो 4:1:8। ये आपको क्या दिया हुआ है? नंबर डेंसिटी दिया है। किसमें? 3 मटेरियल है एक्स वाई जेड। मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक्स, ये वाई और ये जेड। क्या दिया हुआ? नंबर डेंसिटीज। तो नंबर डेंसिटीज कितना दिया है? 4:1:8। मतलब पहले वाले में कितना है? 4n, दूसरे वाले में कितना? n, और लास्ट वाले में कितना? 8 टाइम्स n। ऐसा लिख लें, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या दिया है? एंड देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज आर इन द रेशियो 2:1:2। कंडक्टिविटी दी है, कंडक्टिविटी कितनी? 2, 1 और 2। तो मैंने कंडक्टिविटी को ऐसे सिग्मा से डिनोट करा है, 2 सिग्मा, सिग्मा 2 सिग्मा, रेशियो हो गया 2:1:2। और ये कितना था? 4:1:8। क्लियर है? ठीक है। फॉर विच कंडक्टर विल द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बी मैक्सिमम एंड मिनिमम? किस कंडक्टर के लिए रिलैक्सेशन टाइम मैक्सिमम होगा और किसके लिए मिनिमम होगा? 3 है ये, एक्स वाई जेड। सबसे पहले हमें फॉर्मूले पे आ जाते हैं। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी। कैसे भाई? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता था m/n e² टाउ। अच्छा, सिग्मा जो होता है कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी का रेशियो दिया है ना, तो कंडक्टिविटी की अगर एक काम करो ना, सिग्मा, हमें रिलैक्सेशन टाइम चाहिए था, इसको इधर ले आओ। तो रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू क्या आएगा? m/n e² रो। मैं रो को इधर ले आया, रिलैक्सेशन टाइम इधर ले गया। अब अगर ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1/रो को सिग्मा बोलते हैं कंडक्टिविटी, डिवाइड बाय n e²। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तीनों के लिए, है ना। अच्छा, ध्यान से देखो एक चीज, तो हमें मतलब किससे किससे? हमें मतलब है सिग्मा से और n से। m और e तो फिक्स रहते हैं, तो इनका तो कोई रोल है नहीं। मैं अभी यहाँ पे हटा रहा हूं, है ना, बाकी ऐसे कट नहीं करना आप। मुझे मतलब सिग्मा और n से है। क्यों? क्योंकि सिग्मा और n दिया हुआ है, बाकी मास चेंज होता नहीं है, चार्ज चेंज होता नहीं है, तो उसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा अपॉन में n। ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक्स वाई जेड तीनों का सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं रिलैक्सेशन टाइम फॉर एक्स इक्वल टू क्या है? सिग्मा अपॉन n। सिग्मा इसका कितना है? 2 सिग्मा, और n कितना है? 4n। तो मैं सिग्मा की जगह लिख देता हूं 2 सिग्मा अपॉन 4n। अगर यहां से सॉल्व करें तो ये कट होगा तो कितना आएगा? सिग्मा बाय 2n। ये आया हमारा रिलैक्सेशन टाइम फॉर x। अब बात करेंगे रिलैक्सेशन टाइम फॉर y। फॉर्मूला हमारा देखो यही सिग्मा बाय n। सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे? y के लिए, y के लिए सिग्मा की जगह सिग्मा, n की जगह n, तो ये सिग्मा बाय n हो गया। तो इसको लिख दिया हमने सिग्मा बाय n, ये y के लिए हो गया। ऐसे ही बात करेंगे z के लिए। z के लिए देखें यहाँ सिग्मा बाय, सिग्मा की जगह कितना है? 2 सिग्मा, और n की जगह कितना? 8, तो 2 सिग्मा बाय 8n। तो ये लिख दिया हमने 2 सिग्मा अपॉन में 8n। सॉल्व करें, 2 से कट करो, सिग्मा अपॉन में 4n। ये आ गए तीनों। हमें बताना था किसमें मैक्सिमम होगा रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम ये है। मैक्सिमम की बात करें, सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे ज्यादा ये वाला है, सेकेंड इक्वेशन वाला। ये पहली इक्वेशन ले लो, ये तीसरी इक्वेशन ले लो। तो यहां लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम तीनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो हमें इतना क्लियर हो गया कि y का रिलैक्सेशन टाइम सबसे ज्यादा है। भाई सिग्मा बाय n है, और सबसे कम जो है वो कौन सा है? सिग्मा बाय 4n। अच्छा, बीच में कौन आ रहा? सिग्मा बाय 2n, यानी कि आ गया रिलैक्सेशन टाइम फॉर x, और सबसे जो कम है वो है लास्ट वाला फॉर z। समझ आ गया होगा? ये 4 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड, और ये पूरा कंप्लीट है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? ये सेकेंड नंबर पे, ये, और थर्ड नंबर पे। तो सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम y के मटेरियल के लिए रहेगा, और सबसे कम z के लिए रहेगा। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है? डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। हमको क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्टेटमेंट देना है और उसके लिए एक्सप्रेशन लेके आना है। तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है वो देख ले। तो एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है किसी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। देखो ऐसा होता है एक्चुअल में, हमारे पास ये कंडक्टर है, क्या है, ये कंडक्टर है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे ऐसे। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और ऐसे जाएगा, यहां हमारे पॉजिटिव चार्ज भी रहेंगे, क्या रहेंगे कंडक्टर में, प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा। तो जब कोलिजन होंगे तो स्पीड कम होगी। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन की हम कौन सी स्पीड ले रहे हैं, एवरेज। ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा हमारा, तो हम इसे बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां पर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, तो यहां लिख देते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन। अब आपसे डेरिवेशन की बात करेगा, डेरिवेशन इसका बताना है, तो डिराइव कैसे करें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एवरेज वेलोसिटी सॉल्व करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी ले लो, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो हम यहाँ लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, तो लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, एन, हम एन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये लिख दिया वी एवरेज। मान लेते हैं पहले वाले की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है, सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v2 है, थर्ड की v3 और लास्ट की हमने ऐसे n ले लिया, डिवाइड बाय n। यही तरीका है एवरेज निकालने का। अब वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला लगा दें, तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टी। क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, a एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ है, इसे ये टाउ है, इसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। है टाइम ये, लेकिन इसे हम टाउ से डिनोट करेंगे यहाँ पर, है ना। तो टाइम किसका है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कोलाइड करेगा तो इनके बीच का जो टाइम है तो होता है, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाउ 1 लिख रहा हूँ। सेम है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, u प्लस ए टाउ, ऐसे करके थर्ड का फोर्थ का हम n का लिख देते हैं, यू एन प्लस ए टाउ n, और डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय n, कितना n। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हम इनिशियल वेलोसिटी वाले सारे टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3। इस टाइप से हमने सारे टर्म्स क्या कर दिए, अलग कर दिए, और n से उसको डिवाइड कर दिया। प्लस अब बचेगा क्या, a टाउ 1 बचेगा, a टाउ 2 बचेगा, तो इनमें a कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस यहाँ लिख दिया टाउ n, और डिवाइड बाय n। मैंने n से दोनों को डिवाइड करके अलग अलग कर लिया। होगा क्या, ये क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसे बोलेंगे एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। और एवरेज इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होती है। क्या होती है, 0। हम ऐसा मानते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में रहेगा तो ड्यू टू द रूम टेम्परेचर या ड्यू टू द थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन रैंडमली हर डायरेक्शन में चलेगा। तो कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे। तो सभी हम मान लेते हैं जितने इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं उतने पीछे भी जा रहे होंगे। तो ये दोनों वेलोसिटी का जो सम आएगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अपोजिट यानी अपोजिट है ना मोशन, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर, तो एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, 0। प्लस a को a लिखा, और ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसे हम टाउ से डिनोट कर देंगे। फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई a इंटू टाउ। यहां मैं मेंशन कर देता हूं वेयर u1 प्लस u2 और लास्ट में लिख दिया un, और डिवाइड बाय n जो है ये है 0। ठीक है, ये आ गए हमारे पास इक्वेशन, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट।
अब कैसे भी करके एक्सीलरेशन लाना है। जब चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, चार्ज को कहाँ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, चार्ज हमारा ऐसे यहाँ आया, तो इसमें लगेगा फोर्स। तो यहाँ लिख लेते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें पता है फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ये फोर्स होता है। अच्छा, इसी फोर्स को मैं ई लिख सकता हूं, यानी कि क्यू ई। क्या लिख सकता हूं, क्यू ई। एक्चुअली में जो किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो लगता है क्यू इन चार्ज। अच्छा, नेगेटिव होता है तो मन आए तो माइनस लगाना, अदरवाइज आप प्लस भी लोगे तब भी करेक्ट है ना। यहाँ मैग्नीट्यूड ले लोगे तो प्लस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं लेना तो माइनस ले लो। और फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन होता ही है। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ई बाय एम। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, बस यही रिजल्ट है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास ये आ गया एवरेज वेलोसिटी, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ए को ए की जगह लिख दिया माइनस ई बाय एम, और यहाँ पे टाउ भी था तो ये आ गया रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मतलब आपको पहले एवरेज वेलोसिटी सॉल्व करना है, फिर एक्सीलरेशन में F इक्वल टू एम ए और F इक्वल टू क्यू ई रख के, यहाँ ई की जगह क्यू भी लिखा जाता है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्यू भी लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। ठीक है, आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट भी दिया हुआ था, लिखा है व्हेन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। 5 वोल्ट, मैं डेटा लिख देता हूं पहले। वोल्टेज कितना दिया है, 5 वोल्ट, और वायर की लेंथ दी है 0.1 मीटर। ठीक है, वायर की लेंथ कितनी, 0.1 मीटर। इसके बाद बोला है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 10 की पावर -4, ये ड्रिफ्ट स्पीड दी है। अब बोला इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज दिस, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है 8 × 10 की पावर 28। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। तो मैं पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखता हूं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2.5 × 10 की पावर -4, वैसे यहाँ 10 की पावर +4 होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ये बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ माइनस में है, वैसे +4 होना चाहिए, बट क्वेश्चन में लिखा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया ड्रिफ्ट स्पीड, और एन की वैल्यू है 8 × 10 की पावर 28। ठीक है, ये लिखा मैंने, ड्रिफ्ट स्पीड 2.5 है ना, -4 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 8 × 10 की पावर -26 था। देख लेते हैं एक बार, कितना है, 28 है, और ये बिल्कुल सही है, 28 लिख लो, ये है 28। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, रजिस्टिविटी लेके आना है। देखो इतना तो कंफर्म है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से ही होगा। हमें एक फॉर्मूला पता है I = NEAVD। अब ये सोचो, मैं ये फॉर्मूला क्यों, मैंने ऐसा फॉर्मूला सोचा कि ये लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें रजिस्टिविटी लानी है। रजिस्टिविटी लाने के लिए रेजिस्टेंस का आना जरूरी है, और रेजिस्टेंस आएगा जब करंट दिया होगा, बाकी कोई फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा। मैं I को लिख लेता हूं V/R, क्या लिख लेता हूं, V/R, और इसको NEAVD। V को V लिखा रहने दो, R को लिख सकते हैं ρL/A = NEAVD। ये वाला A ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया A ऊपर, V ऊपर ही है, रो नीचे है, L ऐसा है, बराबर है। ये होगा NEAVD। कुछ कैंसिल हुआ, देखो A से A कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, रजिस्टिविटी लाना था, V पता है, L पता है, N पता है, E पता है, VD पता है। तो मैं रो को इधर ले आता हूं, तो अगर रो को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, तो बचेगा रो इक्वल टू, रो इधर आ गया, ये नीचे आएगा, यानी कि V/में NEVD और इंटू में L, यही बचेगा। सिर्फ वैल्यूज रखना है और आंसर आएगा। तो V की वैल्यू कितनी दी थी, 5। N की जगह कितना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8 × 10 की पावर -28 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 × 10 की पावर -19 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया है, 2.5। बेटा कैलकुलेशन के लिए मोबाइल निकाल लो जरा आप लोग, क्योंकि समय उतना नहीं है इसलिए। और लेंथ कितना दिया है, 0.1। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे पहले वो देख लेते हैं। नंबर्स पकड़ो, ऊपर 5 है लिखा रहने दो, नीचे 8 है लिखा रहने दो, इंटू ये 16 है,
16 दिख रहा मुझे, पॉइंट हटा के हम 0 लगा लेंगे ना, और ये 25 है, इतना पावर मैं देखता हूं। देखो सबसे पहले जब मैं ये वाली पावर हटाऊंगा तो ऊपर आएगा 10, ये मैंने जब पावर हटाया तो ऊपर आया 10, जब ये पॉइंट हटाया तो ऊपर एक और आया 10, और जब ये पॉइंट हटाया तो एक और ऊपर आया 10, बराबर है। मैं नंबर पकड़ू तो एक 5 आ रहा, एक 8 आ रहा, एक 16 आ रहा, एक 25 आ रहा, बस देखो 5 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा, 25 लिखा। पावर की बात करें तो ऊपर पावर कितनी हो गई, 10 की पावर 3 हो गया, नीचे पावर कितनी हो -28 में ये 4 और ऐड कर दो, -32 हुआ, -32 में 20 ऐड कर दो पहले, तो कितना हो गया -52, एक पावर कम कर दो, 10 की पावर -51, यही आ रहा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये बेटा डिवाइड करो जरा, कितना आ रहा, पहले ये मल्टीप्लाई करो, 8 × 16, 5 से कैंसिल कर लो इसको, ये 5 आया, 16 × 25 80, और 1/640, और डिवाइड करो इसको, 1/640 को 1/640 कर दो, 1 डिवाइड बाय 640, 0.00156, बस भाई इतना बहुत है ना। पावर देख लेते हैं, 10 की पावर -51 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर +51 हो जाएगा, पावर बिल्कुल सही है ना, हाँ पावर एकदम सही है, 10 की पावर प्लस में हो जाएगा भाई साहब, प्लस में हो जाएगा, 54 आ रहा, 10 की पावर 54 पॉसिबल थोड़ी बहुत होता है, इतना रेजिस्टिविटी कैसे हो सकता है। फिलहाल क्वेश्चन में अब एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करो, प्लस में पावर तो नहीं है, हाँ प्लस में पावर है ना, ध्यान नहीं दिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव रहती है। चलो कोई बात नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सुधार देता हूं, ये पावर प्लस में है, ठीक है। अब पावर देख लो, यहाँ पे पावर का ही मैटर है, बाकी सब सही है ना। देखो 10 की पावर 28 है, 28 में 4 कम कर दो, कितना बचा 24, 10 की पावर 24 है, और ये 10 की पावर -19, कितना 10 की पावर 5 बचा, तो ये 10 की पावर 5, क्योंकि इतना बड़ा आंसर नहीं आ सकता बेटा, आपको ये भी ध्यान रखना है ना, इतना तो याद रहता है ये। अब इसको सॉल्व करो तो ऊपर बचता 10 की पावर -2, बराबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था, मैं पॉइंट राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं, 1 2 3, 1.56, 3 पावर बढ़ गई, -5 हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा ओम मीटर, है ना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, ये प्लस पावर है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, द थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। हमें क्या थिकनेस, कोई वायर दिया है, उसकी थिकनेस कंटिन्यू डिक्रीज कर रही मतलब कुछ ऐसा होगा, पहले मैं ऐसा ले लेता हूं, वायर ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा वायर मान लेते हैं, इसको कनेक्ट कर दो, है ना, ऐसे करके हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसकी लेंथ L ले लेते हैं, एरिया यहां पे डिक्रीज हो रहा कंटिन्यूअसली, ठीक है। फिर बोला क्या है, A to B, ये A वाला हो गया और ये B वाला हो गया, ठीक है। बोला इट इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज होगा, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/L, क्या होता है V/L, क्यों लिखा, V इसके क्रॉस वोल्टेज होगा और लेंथ वायर की L है, तो इसलिए V/L लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। V को क्या लिख सकते हैं, IR लिख लें, V को क्या लिखें IR, L को L लिखें, I को I लिखा, R को लिख सकते हैं ρL/A, और नीचे L था ही है, बराबर है। इस L से ये L कैंसिल, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो आ रहा I × ρ × A, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जब जाएंगे तो एरिया कम हो रहा, एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एरिया कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। मैं ये सारे जो आंसर सॉल्यूशन है ना, इसके पूरे सॉल्यूशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक टेलीग्राम का, उसमें मैं टेलीग्राम में पूरा ये अपलोड कर दूंगा, है ना। तो आप लोग सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा परेशान नहीं हो, सेम के सेम सॉल्यूशन जो भी आएंगे आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो या आपकी बुक वगैरह में उसमें टिक कर सकते हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इस पैटर्न पे। अगला क्या है, करंट डेंसिटी बताना है। करंट डेंसिटी क्या होगा, तो करंट डेंसिटी तो बहुत ही सिंपल है, क्या होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं J, क्या लिखते हैं करंट J, J इक्वल टू क्या होता है करंट अपॉन एरिया,
यही होता है। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा कि करंट डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई। इस पूरे फ्लो में एक चीज ध्यान रखना, करंट एक जैसा रहेगा, करंट एरिया कम ज्यादा करने से करंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आ गया इनवर्सली, मतलब एरिया क्या हो रहा कम, तो करंट डेंसिटी क्या होगा ज्यादा, करंट डेंसिटी इंक्रीजेस। ये हो गया दूसरा वाला। तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरा क्या पूछा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द कंडक्टर एज वन मूव्स फ्रॉम एंड ए टू बी। मोबिलिटी के बारे में बात कर रहा। मोबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता हो पहले तो, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है ई टाउ बाय एम, अभी हमने पढ़ा था, और ई को ई लिख दिया, माइनस था चार्ज, इलेक्ट्रॉन के साइन में आप परेशान नहीं होना कि माइनस लगाना है ना, तो यहां से ई क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा जो मोबिलिटी आया वो क्या आया ई टाउ बाय एम। अब अगर ध्यान से देखें तो ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, सो मोबिलिटी विल बी कांस्टेंट। मोबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, एरिया को कम ज्यादा करने से मोबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये हमारा मोबिलिटी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो फाइनली ये 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिए थे वो कंप्लीट हो गए। आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा। हमसे जुड़े रहें, फॉलो करते रहें। जय हिंद।